क्लासेस। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 यानी जो आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके ऊपर। सो हमने इसके पहले एक्सरसाइज 13.1 को देख लिया, उसका कंप्लीट हमने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया था। हमने देख लिया था फॉर्मूला, सूत्र देख लिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब घन, शंकु, अर्धगोलाकार और बेलन का, ये सब का सूत्र देख लिया था। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 के मतलब 13.2 के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों को शंकु, बेलन और जो घन है और क्या है, शंकु, बेलन और क्या है हम लोगों के पास, अर्धगोलाकार, ये चारों आकृतियों का हमें आयतन का सूत्र। अब देखिए आयतन क्या होता है, मान लीजिए कोई आकार ले लेते हैं, शंकु ले लेते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए जैसे कि अगर मैं इसे समझाने के लिए एक वृत्त लूं, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को वृत्त की परिधि कहते हैं। और अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अंतर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम परिधि को कहेंगे, यानी मान लीजिए एक शंकु मान लीजिए शंकु बनाना है, उसे हमें किसी शीट से बनाना है या किसी पेपर से बनाना है। तो पेपर से बनाएंगे तो उसका सिर्फ बाहरी हिस्सा कवर होगा, उस पेपर मतलब शंकु को बनाने के लिए उस पेपर का सिर्फ बाहरी हिस्सा ही कवर होगा, तो उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और मान लीजिए उस शंकु को हम किसी मिट्टी से बनाते हैं, मान लीजिए मिट्टी से बनाते हैं तो मिट्टी तो पूरा कवर होगा ना, वो शंकु जो होगा वो ठोस होगा। अगर मिट्टी से बनाते हैं तो उस पूरे क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वृत्त के सिर्फ बाहरी वाले हिस्सा को निकालेंगे तो परिधि निकालेंगे, पूर्ण हिस्सा को निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इससे समझिए बिल्कुल कि परिधि और क्षेत्रफल में किस प्रकार का अंतर होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल में और आयतन में किस प्रकार का अंतर होता है। तो समझ में आ चुका होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसके सिर्फ बाहरी वाला हिस्सा, आयतन यानी किसी ठोस के बारे में जब बात हो रही होगी तो उसका आयतन यानी उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, उसके बाहरी हिस्से का भी क्षेत्रफल, उसके बीच के भी क्षेत्रफल, यानी पूरा जब निकालेंगे तब उसको आयतन कहते हैं। फॉर्मूलास मैं भी बताऊंगी, आप लोग समझ लीजिए क्या क्या फॉर्मूलास होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है एक्सरसाइज 13.2 का जितने भी इस्तेमाल होने वाले सूत्र हैं ये आप लोगों के सामने है। तो शंकु का आयतन देखिए, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये अर्धगोला है, अगर पूरा गोला हो तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, उसका सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पूर्ण गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे बेलन का आयतन आप लोगों को दिख रहा होगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और घन का आयतन तो आप लोगों को पता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल से जिसको हम लोग संबोधित करते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग √h² प्लस r² का इस्तेमाल करते हैं। और आधार का यानी वृत्त का आधार, अब आधार किस में होता है, शंकु में होता है, अर्धगोले में होता है और बेलन में भी होता है। तो उसका आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई r² का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सारे सूत्र मैंने समझा दिए। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और हम लोग समझेंगे, फिर आकृति की तरफ आगे चलेंगे, ठीक है। कहा गया है
जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई 22/7 लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को समझते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन 1 में कहा गया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है, देखिए ठोस है, आयतन का ही बात चल रहा होगा। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या यानी उसकी आधार जो है, आधार है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग आकृति। ये है एक गोला, गोला के ऊपर एक शंकु जिसका आधार क्या है, आधार है आर है 1 सेंटीमीटर, आर 1 सेंटीमीटर है। देखिए शंकु का आधार 1 सेंटीमीटर है तो इस गोले का भी आधार मतलब उस गोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस शंकु की ऊंचाई हाइट कितनी है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो अब देखिए हमें क्या कहा गया है निकालने के लिए, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, इस ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे ठोस के आयतन को हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, बहुत इजी लॉजिक लगाएंगे कि अगर हम शंकु का आयतन निकाल ले प्लस उसमें अर्धगोले का आयतन को जोड़ दे, शंकु का आयतन निकाल के और अर्धगोले के आयतन को निकाल के अगर हम लोग जोड़ दे तो इस पूरे ठोस का हमें संपूर्ण आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ठोस का आयतन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन बराबर हम लोग लिखेंगे कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप लोगों को सूत्र याद रखना है, सूत्र याद रखेंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। बस आपको क्वेश्चन समझना है, अगर आप लोगों के माइंड में सूत्र है तो बहुत इजी होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यानी हम पाई का मान 22/7 नहीं बैठाएंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। अब इसको बनाने का देखिए 2 विधि है। पहले तो हम लोग 1/3 लिखेंगे, आर स्क्वायर के मान को बैठा सकते हैं, एच के मान को बैठा सकते हैं, यहाँ पे आर क्यूब के मान को बैठा सकते हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कॉमन में क्या क्या आएगा, यहाँ पे हमें 2 पद दिख रहा होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और एक पद दिख रहा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए 1/3 यहाँ पे है 2/3, 2/3 को 2 into 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2/3 को 2 गुना 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 और 1/3, तो यहाँ पे 1/3 कॉमन आ गया, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पाई को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, एच बच गया। यहाँ पे 2/3 था, 1/3 को हमने ले लिया है कॉमन, यानी यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे एक आर बच जाएगा, हो गया। अब देखिए काम आसान हो गया। अब हम लोग कॉमन क्यों नहीं लेते हैं, कॉमन लेने से आपका आधा जो सॉल्यूशन है वो काफी हद तक छोटा हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे सबका मान लेते तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाता, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इजीली कॉमन ले लिया। अब 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर। अब एच था, एच भी था 1 प्लस 2 इंटू आर था 1, हो गया। तो 1/3 पाई 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, तो 3 और 3 विभाजित हो गया। पाई को 1 के साथ गुना करेंगे, पाई को फिर 1 के साथ गुना करेंगे तो पाई, तो आंसर कितना निकल गया पाई, यानी पाई के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा गया था और आंसर ही निकल गया पाई। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।
आशा तो यही रखती हूँ। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन अगर दिमाग में एक बार बैठ जाए तो कम्प्लीटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे सबसे पहले, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। यानी एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, मॉडल कैसा है? एक बेलन है, बेलन के दोनों ओर यानी उसके ऊपरी सिरे निचले सिरे में शंकु के आकार का आकृति है। ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी उस शंकु का आधार भी 3 सेंटीमीटर है। आधार का डी यानी व्यास भी 3 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरों में भी जो व्यास होगा वो भी 3 सेंटीमीटर है। समझ में ही आ रहा है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी उसका पूर्ण लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ही की बात हो रही है, आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है, बाहरी विमाएं और आंतरिक विमाएं यहाँ पे बराबर कहा गया है, यानी अगर हम आयतन निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा। आयतन निकालने से काम बन जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर व्यास, 3 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर और शंकु की लंबाई कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ यहाँ पे आकृति। बेलन है और यहाँ पे दोनों और यहाँ पे शंकु है। ठीक है, दोनों और शंकु है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर की है। टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर की है और शंकु की लंबाई 2 सेंटीमीटर करके है। कितनी है? शंकु की लंबाई h बराबर 2 सेंटीमीटर करके है। और इस बेलन का d कितना है? बेलन का d है, बेलन का आधार कितना था? 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से, अब हमें यहाँ पे शंकु की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर, शंकु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो हम बेलन की लंबाई निकाल सकते हैं कि नहीं? बेलन की लंबाई क्या हो जाएगी? बेलन की लंबाई हो जाएगी यानी h हो जाएगी 12 माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि शंकु की लंबाई और शंकु की लंबाई अगर जोड़ दे, दो शंकु की लंबाई यानी अगर ऊंचाई जोड़ दे और इससे 12 से घटा दे, क्योंकि इस पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो अगर घटा दे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर। h बराबर 8 सेंटीमीटर निकल गया, यानी बेलन की हाइट 8 सेंटीमीटर निकल गई है। और d बराबर 3 सेंटीमीटर है तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट, r बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/2 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है? इसका पूरा, इस मॉडल का पूरा का आयतन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडल का आयतन। ठीक है, तो इस मॉडल के आयतन में क्या क्या सम्मिलित है? यहाँ पे बेलन का आयतन सम्मिलित है और दो शंकु का आयतन सम्मिलित है। तो हम लोग मॉडल का आयतन बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन और हम लोग प्लस करेंगे इसमें दो शंकु का आयतन, तो 2 गुना शंकु का आयतन, 2 गुना शंकु का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा πr² प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन है h और यहाँ पे शंकु के आयतन में भी h, लेकिन बेलन का ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर और शंकु का है
यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यानी जो दोनों h है, जो ऊंचाई जो है वो अलग अलग है, तो हम इस h को 1 मान लेते हैं, इस h को 2 मान लेते हैं, यानी हमें इन दोनों h को कॉमन नहीं लेना है। अब कॉमन ले लेंगे तो पाई और पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ भी r स्क्वायर है, कॉमन ले लिए, यहाँ पे h1 बच गया, यहाँ पे इसको 2/3 लिख सकते हैं, पाई तो हमने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे h स्क्वायर लिख। अब हम बैठा लेते हैं यहाँ पे मान जल्दी से, पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7, r स्क्वायर, r क्या था यहाँ पे 3/2, आधा दिया हुआ था, आधा का ब्यास दिया हुआ था 3, तो ब्यास, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2, r स्क्वायर है ना। तो h1 यानी आयतन, आयतन की ऊंचाई कितनी थी, सॉरी बेलन की ऊंचाई कितनी थी, बेलन की ऊंचाई थी हमने यहाँ पे निकाला था r, तो h1 है r प्लस 2/3 h2 यानी शंकु की ऊंचाई हम देखेंगे तो शंकु की ऊंचाई थी 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे विभाजित करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे 22 को 2 से विभाजित कर दिए तो 11, और तो कुछ विभाजित हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो 3 गुना 3 9, 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, यहाँ पे गुना में हो जाएगा, अब 2 दूनी 4 और 4/3 यानी 8 प्लस 4/3, तो 8 प्लस 4/3। अब इसको हम लोग लॉस और निकाल सकते हैं, 99/14 गुना, यहाँ पे लॉस और निकाल लिए तो 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 का सुलाते 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखते हैं 99/14 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 28, 24 प्लस 4 28/3 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग विभाजित कर दिए 33 से, 33 हो गया, और यहाँ पे विभाजित हो जाएगा 28 2 से, तो यहाँ पे आ गया 66 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया है 66 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जो भी ठीक लगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल का आयतन निकालना था, आंसर निकल चुका 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत इजी था। हमें इस मॉडल का पूरे ठोस का आयतन निकालना था, तो हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, हमने इस बेलन का आयतन निकाला, बेलन का आयतन, और हमें 2 शंकु का आयतन भी निकालना था, क्योंकि हमें संपूर्ण मॉडल का आयतन चाहिए था। तो बेलन का आयतन में हमने प्लस किया 2 गुना शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का एच, शंकु का और बेलन का एच अलग अलग था, इसकी वजह से हमने इसको h1 और इसकी वजह से हमने इसको h2 मान लिया है। देखिए दोनों का अगर ऊंचाई h, लंबाई अगर दोनों का अगर सेम होता तब हम लोगों को ये चीज नहीं करना पड़ता, हम कॉमन भी यहाँ पे h को ले सकते थे। कॉमन आप लोगों को तभी लेना है जब मान सेम हो। अब पाई का मान तो बेलन के लिए भी और शंकु के लिए भी एक ही रहेगा, और आर का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों का आर यानी दोनों की आधार की त्रिज्या भी सेम रहेगी। जब मान सेम रहेगा तभी हमें कॉमन में लेना है, अगर मान सही नहीं रहेगा तब हम उसे कॉमन में नहीं लेंगे, सेम अगर नहीं रहा तो कॉमन में नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है यहीं पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक गुलाब जामुन, क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यानी एक गुलाब जामुन है, मान लीजिए गुलाब जामुन है, अब गुलाब जामुन का अगर आप आयतन निकालते हैं तो उसमें 30% जो होती है उसकी चाशनी होती है, ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो अगर एक गुलाब जामुन, मैं सरल भाषा में अभी समझा रही हूँ, बस समझा रही हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो मान लीजिए अगर एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती है तो 2 गुलाब जामुन में कितनी होगी?
60% होगी। तो हमने क्या किया, हमने एक गुलाब जामुन का प्रतिशत निकाला, फिर 2 को हमने 30 के साथ गुना कर दिया। हमें 2 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होती है ये पता लगाना था। तो अगर हम लोग एक गुलाब जामुन का आयतन निकाले सबसे पहले, फिर हम उसका 30% निकाल लें। एक गुलाब जामुन का आयतन जितना होगा फिर उसका 30% निकाल लेंगे, फिर उसको 45 से अगर गुना कर देंगे, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर उसको 45 से गुना कर देंगे, यानी 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसका 30% अगर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम हमारा सबसे पहले काम होगा एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है टोटल 5 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल लंबाई है 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। अगर d बराबर 2.8 सेंटीमीटर है तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए अगर कुछ इस प्रकार से है अर्धगोला, तो इस अर्धगोले की त्रिज्या अगर 1.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की बात कर रहे हैं हम लोग, 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो हम लोग यहाँ पे बेलन की, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग बेलन की लंबाई निकाल सकते हैं। 5 सेंटीमीटर तो पूरे इस गुलाब जामुन की लंबाई है, लेकिन बेलन की लंबाई हमें नहीं पता। तो बेलन की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। बेलन की लंबाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 प्लस इस अर्धगोले की त्रिज्या यानी 1.4। तो 5 माइनस 1.4 हो जाएगा 2.8 यानी यहाँ पे हो जाएगा 2.2 सेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस पूरे आकृति का अगर हमें आयतन निकालना है तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन में हम लोग प्लस कर सकते हैं 2 गुना, यानी 2 अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया 2 गुना अर्धगोले का आयतन। अब बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन का सूत्र बैठाएंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले इस एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, फिर उसको 45 के साथ गुना करना है, या तो फिर हम 30% पहले निकाल सकते हैं फिर उसको 45 के साथ गुना कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, 2 विधि से बनेगा ये। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुना अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, 2 गुना 2/3 पाई आर। बेलन का अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं या तो फिर यहाँ पे मान भी बैठा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो पाई हम लोगों ने यहाँ पे पाई कॉमन निकाल लिया। हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, यानी यहाँ पे एक आर बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, एच बच गया। यहाँ पे 2 × 2/3 है, तो यहाँ पे 4, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। पाई तो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे एक आर बच जाएगा। पाई तो 22/7, आर देखिए 1.4,
तो 1.4 का स्क्वायर। h कितना है, तो h जो है वो हमारी बेलन का आयतन का h था, जो कि निकल चुका था यहाँ पे 2.2, 4/3 और r हमारा है 1.4। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। तो 1.4 का स्क्वायर को हम लोग 1.4 इंटू 1.4 लिख सकते हैं। 2.2 को 2.2 प्लस 4 को अगर 1.4 के साथ गुना किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और 1 5.6। तो अब इस दशमलव को अगर हटाएंगे बैठाएंगे 10 तो यहाँ पे 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 हो गया। हमने इसे भी विभाजित कर दिया। ठीक है, यहाँ 10 था, हर में 10 था और हर में 10 था और अंश में 2 था, तो इसे विभाजित कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22 और 1.4, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 22 इंटू 1.4/5 और इसके बीच अभी हम लोग ले लेंगे लॉस ऑफ 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2.2 है तो 2.2/1 लिख सकते हैं। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को अगर 2.2 से गुना किया जाए तो 6.6 आना है और यहाँ पे तो 5.6 ही रहेगा, 5.6 रह गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम लोग देखेंगे 22, यहाँ पे क्या क्या है, 22, 5.6 प्लस 5.6, तो 6 और 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1 बच गया, 6, 5, 11 और 12 पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा 3 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस दशमलव को हटाएंगे बैठाएंगे नीचे 10, इस दशमलव को हटाएंगे बैठाएंगे नीचे 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी तरीके से मैं लिखती हूँ। यहाँ पे 22 गुना 14 गुना 5 गुना 10 गुना 122, 3 इंटू 10, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 से विभाजित कर दिए 11 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको विभाजित करते हैं 2 से, तो 2 पचे 10 और यहाँ हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 एक्के 2। तो 11 इंटू 14 इंटू 61 करके देखते हैं। 11 इंटू 14 इंटू 61, 11 इंटू 14 इंटू 61 करेंगे तो 9394 आ रहा है, 9394 बटे 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। तो 25 और 15 करेंगे तो आ जाएगा, 25 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 375 और इसको अगर सॉल्व किया जा रहा है तो आंसर आ रहा है आप लोगों का 25.050। अब इसका आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक गुलाब जामुन का आयतन यहाँ पे आ रहा है 25.050 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, एक गुलाब जामुन का आयतन, अब इस एक गुलाब जामुन का आयतन हमें पता चल गया। अब हमें 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी है, मतलब 45 गुलाब जामुन है। तो अगर हम इस आयतन को, मतलब एक गुलाब जामुन के आयतन को अगर हम 45 के साथ गुना कर दे, फिर जितना टोटल आएगा उसका 30% निकाल ले तो भी आंसर सेम आना है, या तो फिर इसका, यानी एक गुलाब जामुन का जितना आयतन निकला है 30%, उसको हम 45 के साथ गुना कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला विधि अपनाते हैं, यानी इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं 45 गुलाब जामुनों के आयतन में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, 45 गुलाब जामुन का आयतन।
अब देखिए, तो एक गुलाब जामुन का अगर 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आता है तो 45 गुलाब जामुन का कितना आएगा, इसको बस 45 से गुना कर देना है। तो अगर 25 को 25.05 को अगर 45 के साथ गुना किया जाए तो कितना आएगा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गुना करके। 25.05 इंटू 45 तो आ जा रहा है 1127.25 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, 45 गुलाब जामुन का इतना आ चुका है। तो अब हम लोग इसका 30% निकालते हैं, यानी 45 गुलाब जामुन में चाशनी की प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अब देखिए हम लोग के पास था कि एक गुलाब जामुन में कितने प्रतिशत चाशनी रहती है, 30%, यानी 100 का 30% चाशनी रहती है। तो 45 गुलाब जामुनों में अगर उसका आयतन 1127.25 है तो इसका हम लोग किस तरह से इसका 30% निकाल सकते हैं, इसको गुना करेंगे, हम लोग गुना करेंगे 30/100 में। 30/100 में अगर इसके साथ गुना कर दिया जाए तो हमें इस टोटल संख्या का यानी 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे दशमलव हटा देंगे और 2 संख्या है तो बैठा देंगे 2 जीरो। अब हम क्या करते हैं, इसको इजीली हम लोग इसको 3 के साथ गुना करते हैं। ठीक है, इसको 3 के साथ गुना करते हैं तो 3 बचे 15, 1 बच गया, 3 दूनी 6, 7, 3 7 21, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 7 8, 3 3 और यहाँ पे एक 0 था तो 0 बटे, अच्छा बटे लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे 100 और 100 यानी 4 संख्या के बाद जो है वो दशमलव बैठेगा यानी पॉइंट यहाँ बैठेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 338 चाशनी, क्या निकालने के लिए कहा गया था, चाशनी की प्रतिशत 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, लगभग चाशनी होगी। लगभग 45 गुलाब जामुनों में 338 सेंटीमीटर क्यूब की चाशनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इजी था, अगर समझ में आ चुका होगा तो बहुत सही है। पहले हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, फिर उस एक गुलाब जामुन के आयतन में हमने 45 गुलाब जामुनों को कर दिया गुना, तो इससे हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन के बारे में पता चल गया। तो जिस तरीके से हमें 45 गुलाब जामुनों के आयतन के बारे में पता चला, हमने उसका 30% यानी टोटल संख्या का उसका 30% हमने निकाल लिया, तो इससे इजीली हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना ना भूलना, अगर अच्छी भी लग रही है तो भी कमेंट करना, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने आकृति बना दी है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ती हूँ फिर मैं आकृति की तरफ आगे चलती हूँ। कहा गया है एक कमलदान, कमलदान यानी जिसमें हम कलम रखते हैं, घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पे घन के आकार का, एक घन के आकार का कमलदान है। घन दिमाग में लाइए, घनाकार कैसे आकृति होती है, घनाभ, तो घनाभ के आकार का एक कमलदान है, उसमें कमल रखने के लिए 4 शंकु के आकार के गड्ढे किए गए हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, यानी उस घनाभ की लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी उस शंकु के आकार के जो गड्ढे बनाए गए हैं, 4 गड्ढे बनाए गए हैं यहाँ पे, तो
उस गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु के आधार की त्रिज्या 0.5 और गहराई है 1.4 यानी कह सकते हैं शंकु की ऊंचाई है 1.4। ठीक है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन, कमलदान में कितने लकड़ी की खर्च हुई है उसका आयतन हमें निकालना है, यानी लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। अब देखिए, अब लॉजिक लगाइए, हम लोग लकड़ी का आयतन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एक घनाभ के आकार का कमलदान है, उसमें 4 गड्ढे किए गए हैं, शंकु के आकार का गड्ढे किए गए हैं 4। अब अगर हम इस पूरे घनाभ के आयतन से चार शंकु के आयतन को माइनस कर दे, तब हमारा पूरा कमलदान जो है उसका आयतन निकल के आ जाएगा, यानी लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा। तो हम लोग सेम चीज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस, हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 4 गुना शंकु का आयतन, 4 गुना शंकु का आयतन। ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, माइनस 4 गुना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है, यहाँ पे शंकु का आयतन हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, h कॉमन है, लेकिन घनाभ का जो h है यानी ऊंचाई है वो अलग है, और यहाँ पे शंकु का h भी अलग है, तो हम इसको कॉमन में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। हमें सबका मान अलग अलग बैठाना होगा। L इंटू बी इंटू एच यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 15 गुना 10 गुना ऊंचाई कितना था, 3.5, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है। 4 इंटू 1/3 पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, 22/7 आर स्क्वायर, आर शंकु का आर कितना था, 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5, और h है यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करती हूँ। ठीक है। h यहाँ पे किसका, शंकु का, h कितना है, 1.4 है, 1.4। तो देखिए, अब देखिए 15 और 35, यहाँ पे 3.5 है, तो 15, 10 और 35 को अगर 3.5 को गुना किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 525 आ जाएगा, 525 आ जाएगा। 15, 10 और 3.5 को गुना करेंगे तो 525 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 15 और 35 को गुना करेंगे तो 525 आना है, फिर उसमें अगर 0 लगाए और एक संख्या के बाद दशमलव बैठेंगे तो 525 आना है। हो गया यहाँ पे काम। यहाँ पे अब काम करते हैं, यहाँ पे दशमलव हटाए बैठाए 10, दशमलव हटाए बैठाए 10, यहाँ भी दशमलव हटेगा बैठेगा 10। ठीक है। अब करते हैं विभाजन। तो 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 2 सते 14, 2 पंचे 10। ठीक है। और कुछ विभाजित कर सकते हैं, यहाँ पे 22 को 2 से विभाजित कर दे। अब यहाँ पे 7 और 7 भी विभाजित कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे 11 और 2 और 11 और तो कुछ नहीं है अंश में, नहीं, तो 11 और 2 हो जाएगा 22, और यहाँ पे 3 और 5 15, 3 और 5 15, तो 525 माइनस 22 और 15 को अगर 22 के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भागा देते हैं 22 को 15 से, तो यहाँ पे आ जा रहा है 1.47। अगर क्या करते हैं, हम लोगों को 22 को 15 से भागा देना था ना, तो 22 को 15 से भागा देंगे तो 1.47, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 523, कितना आ रहा है, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितनी आसानी से निकल गया लकड़ी का आयतन।
यहाँ पे कमलदान था घनाभ के आकार का, जिसमें 4 गड्ढे किए गए थे शंकु के आकार का। तो उस पूरे लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने घन का आयतन निकाला, घनाभ का आयतन निकाला, जिसका सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। फिर उसमें से हमने माइनस कर दिया 4 शंकु के आयतन को, 4 शंकु के आयतन को हमने माइनस कर दिया उस घनाभ के आयतन से। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो कि लकड़ी का आयतन है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे मैंने आकृति बना दिया है, लिख दिया है, और एक गौर करने वाली बात है। तो लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं, फिर बात करती हूँ। ठीक है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु आप लोगों को पता है ऐसा दिखता है। तो एक बर्तन है जो कि इस तरीके से उल्टे आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी ऊपर तक पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है। मान लीजिए एक बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी तो कुछ इस प्रकार की होती है, बाल्टी का आकार तो कुछ इस प्रकार की होती है ना, लेकिन ये शंकु के आकार का है, यानी इसका कोना कुछ इस प्रकार से है। तो ये भी एक बाल्टी जैसा है। मान लीजिए एक बर्तन है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ होने पर अगर हम उसमें थोड़ा और ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी यही कहा गया है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिस गोलियों का त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, अगर उसमें हम कुछ सामान डालते हैं, मान लीजिए एक गेंद डालते हैं, बॉल डालते हैं, तो बॉल अपना हिस्सा जो है वो कवर करेगी, यानी जो पानी है वो थोड़ा बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम चीज हो रहा है। इस बर्तन में पानी से भरा हुआ है पूरा, अब इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, मतलब मान लीजिए बॉल डाला जाता है जो कि गोल आकार का है, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कहा गया है कि तो इसमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल के आ जाता है। मतलब मान लीजिए इस पानी में 100% पानी है, इस बाल्टी में 100% पानी है, तो शीशे की कुछ गोलियां जब ऐड होती है तो इसका 40% पानी जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, यानी उसमें 60%, यानी उस अब बर्तन में 60% पानी है और इस कुछ गेंद उपस्थित है, और इसमें कुछ गेंद उपस्थित है। ठीक है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मतलब कि 40% पानी बाहर आ गया, तो उसमें कितना शीशे की गोलियां डाली गई थी, कितने शीशे की गोलियां डाली गई थी, जिसकी वजह से 40% पानी बाहर निकल के आ गया है। तो हमें शीशे की गोलियों की संख्या जो है वो निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है हमें? शीशे की गोलियों की संख्या। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक समीकरण समझाऊंगी, उस समीकरण को समझिए। ठीक है, उस समीकरण को हमें समझना है। मान लीजिए शंकु का आयतन, उसमें से 4% की कमी हो जाती है। सॉरी, जी हाँ, उस आयतन में से, क्योंकि कहा गया था इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल के आ जाता है। ये जो बर्तन है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, यानी उसका फुल आयतन है,
तो उस फुल आयतन से इसका 4 भाग घट जाता है, यानी शंकु के आयतन से अगर 4 भाग कर दे तो 60% पानी बचेगा। तो ये किसके बराबर है? ये उस गोली के बराबर है जितनी संख्या में वो गोली डाली गई है। तो अगर उस क्या क्या कहा गया था, गोलियों का आयतन, तो एक गोली तो नहीं डाली गई थी, उसमें शायद 10 गोली डाली गई हो, 12 गोली डाली गई हो। 12 गोली ने जितना अपना स्पेस कवर किया, अपना जितना स्थान कवर किया, उतना ही पानी उसने बाहर निकाल दिया। तो उसने जो पानी बाहर निकाला वो अगर हम लोग इस गोलियों के आयतन से अगर उस संख्या को गुना कर दे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना प्रतिशत पानी बाहर गया। तो इस समीकरण को समझ लीजिए। हमें सॉल्व करने के लिए शंकु का आयतन का 4% उसमें से घटाना होगा। शंकु के आयतन में से 4% अगर हम घटा देते हैं तो गोलियों का आयतन से अगर हम लोग गोलियों की संख्या को गुना करते हैं, यानी उसने जितना उस गोली ने 4-5 गोली ने जितना अपना स्पेस कवर किया, उसने उतना ही पानी बाहर निकाला उस बर्तन से। ठीक है, तो शंकु का आयतन और गोलियों का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पूरे गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी इसमें से हमें ये वाला सूत्र भी याद रखना होगा कि पूरे गोलीय का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो शंकु का आयतन अब हम लोग क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भागा 4, या फिर हम लोग इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। गोलियों का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे गुना x है तो गुना x लिख देंगे। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1/3 पाई हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, तो शंकु का आर था 5, तो 5 इंटू 5 इंटू एच, शंकु का एच कितना था? 8 इंटू 1/4 बराबर 4/3 पाई हो गया 22/7 आर। गोली वाले आर का कितना था? 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एक्स। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22/7 है, यहाँ बराबर के उधर LHS और RHS में दोनों 22/7 है। तो 22 जो है वो यहाँ पे गुना है तो बराबर के इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा सेम। तो हम लोग यहाँ पे 22/7 और 22/7 को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजित हो गया और कुछ तो होगा नहीं फिलहाल। यहाँ पे 3 है, 5 है, 5 है, 8 है, यहाँ पे 4 है, 1/4 है, तो 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, इतना हो सकता है और तो कुछ विभाजित होगा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे दशमलव हटाए, यहाँ भी दशमलव हटाए, यहाँ भी दशमलव हटाए, तो 5 1 5, 5 2 10, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, 2 हो गया। अब 2 से विभाजित कर देते हैं इसको, और तो कुछ विभाजित होने से रहा। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया? 5 5 और 2, 5 5 25, 25 दूनी 50 बटे 3। यहाँ पे क्या बच गया? 2 बच गया है और यहाँ पे बच गया x, तो 2 इंटू एक्स बटे 3 और यहाँ पे बच गया है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 3 12। तो कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6x, यहाँ पे 12 इंटू 50, तो 5 दूनी 10, 5 1 5 6 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 600 बटे 6 यानी 100 आंसर निकल गया x बराबर 100। तो देखिए x बराबर 100 यानी हम क्या निकाल रहे थे? शीशे की गोलियों की संख्या, यानी इस बर्तन में
100 गोलियां डाली गई थी, 100 गोली डाली गई थी इस बर्तन में, तब जाके इस बर्तन का जो पूरा पानी था उस पानी का 40% पानी बाहर निकल गया। यानी उस 40% पानी का जितना कवर, मतलब जितना जगह कवर हो रहा था उसने उस जगह को कवर कर लिया 100 गोली ने। 100 गोली जब डाला गया उस बर्तन में तब उसने अपना जगह कवर किया। और कितना कवर किया? जितना कि उस बर्तन में पानी था उस टोटल पानी का 40% जगह कवर कर लिया, जिसकी वजह से वो 40% पानी बाहर निकल गया। ठीक है, बर्तन से बाहर निकल गया। तो ये इक्वेशन आप लोगों को, यानी ये जो समीकरण है ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पहले के भी वीडियोस है अवेलेबल एक एक क्वेश्चन करके। यहाँ पे तो आप लोगों को एक वीडियो में टोटल एक्सरसाइज में समझा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन करके भी वीडियो है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को मतलब क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आकृति बना रखी है, अब क्वेश्चन को समझते हैं फिर आकृति की तरफ आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ये बेलन की बात हो रही है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है। ये जो आप लोगों को पूरा आकार दिख रहा है इससे एक लोहे का स्तंभ बना है, यानी ये जो आकार है वो किससे बना है? लोहे से बना है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे आयतन ज्ञात करना है। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, ये तो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान यानी आयतन निकालना है, वो देखेंगे। तो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, यानी इस बेलन की ऊंचाई हाइट है 220, क्या है 220 सेंटीमीटर, और आधार है डी कितना है 24 सेंटीमीटर। अगर आधार 24 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, एच है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसका जो आर है, इस छोटे से बेलन का जो आर है वो है कितना? 8 सेंटीमीटर बेलन आरोपित है। तो सबसे पहले हम इस स्तंभ का आयतन ज्ञात करेंगे। तो इस स्तंभ आप लोग आयतन लिखे या फिर द्रव्यमान लिखे, दोनों सेम चीज है। इस स्तंभ का आयतन, इस स्तंभ का पूरा आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इस छोटे से बेलन का आयतन निकाल के और इस बड़े से बेलन का आयतन निकाल के दोनों को अगर जोड़ दे तो पूरे स्तंभ का आयतन हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग सेम चीज करेंगे, हम लोग लिखेंगे छोटे स्तंभ, या फिर छोटे स्तंभ लिखे या फिर छोटा बेलन लिखे, जो आप लोगों को ठीक लगे। छोटे स्तंभ का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन। अब छोटे बेलन और बड़े बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। छोटे स्तंभ का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बड़े बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, छोटे स्तंभ का आर है 8 सेंटीमीटर और एच है 60 सेंटीमीटर। बड़े बेलन का आर है यहाँ पे 12 और एच है 220। 220 था ना, 220। तो यानी इसका आर अलग है, बड़े बेलन का आर अलग है। तो इसको R1, इसको R2, इसको H1, इसको H2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दो पदों में कॉमन क्या है? कॉमन आ रहा है पाई, पाई पाई कॉमन ले लिए। R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर प्लस H2 हो गया काम। पाई पाई हो गया 22/7
अब R1 हमने छोटे स्तंभ को माना था R1 यानी 8 का स्क्वायर इंटू H1 60 प्लस R2 हमने माना था बड़े बेलन के त्रिज्या को, तो 12 का स्क्वायर इंटू H2 था 220। आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं H1 नहीं सॉरी ये तो H2 था ना, और इसको H2 लिख सकते हैं आप लोग। तो 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर 8 64 और इंटू 60 करेंगे, 64 और इंटू 60 करते हैं 1 मिनट, तो 64 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3840। 8 64 और 60 हो जाएगा 3840 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो 144 12 का स्क्वायर 144 और इंटू 220 करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 144, तो 31,680 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,840 35,520। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि 35,520। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35,520। अब 35,520 को अगर 22 के साथ गुना किया जाए, तो अगर 35,520 को 22 के साथ गुना करते हैं तो आ जाएगा 7,81,000। यहाँ पे लिखते हैं 7,81,440 तो बटे 1,11,532 पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा इसका जो स्तंभ है इसका द्रव्यमान निकल के आ चुका है 1,11,532 पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब द्रव्यमान कहे आयतन कहे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किताब में कहा गया था इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जो कि हमारे यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, जबकि दिया है, और एक क्वेश्चन है कि जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो इतना सेंटीमीटर। तो देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8,92,262.4 ग्राम। अब ग्राम को हम लोग केजी में कैसे बदलेंगे? ग्राम को हमें अगर केजी में बदलना है तो उस डिजिट को, उस नंबर को हमें क्या करना पड़ता है, 1000 के साथ 1000 के साथ भागा देना पड़ता है। अगर भागा देंगे, मान लीजिए भागा देंगे, तो 1000 के साथ भागा देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लास्ट 3 नंबर है 1 2 3, उसके बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, यानी 892.2624 दशमलव यहाँ बैठा हुआ है पहले से, तो फिर इसके बाद 3 अंक गिनेंगे और उसके बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ये हो गया केजी में चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आ गया है केजी में। ठीक है, अब ये तो बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अगर समझ जाते हैं तो बहुत इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सबसे पहले मैं समझाती हूँ आकृति। क्वेश्चन नंबर 7, एक अर्धगोला है जो कि उसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हम यहाँ
पे वैसे तो कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा रही हूँ। अगर इस शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और इस अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो त्रिज्या वो भी 60 सेंटीमीटर होगी, यानी टोटल इसकी, इस ठोस की टोटल ऊंचाई कितनी हो गई? 180 सेंटीमीटर। 120 और 60, 180 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इतना दूर तो समझ लिए। क्वेश्चन अब क्या कहा गया है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हम इस ठोस को एक अगर बेलन में डालते हैं, इस ठोस को अगर हम एक बेलन में डालते हैं, बेलन कुछ इस प्रकार सा है। ठीक है, बेलन कुछ इस प्रकार सा है। इसकी त्रिज्या कितनी है? ऑब्वियस सी बात है 60 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। अब इसमें इसके नीचे तले पर ये पूरा अध्यारोपित है। ठीक है, तो कहा गया है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, यानी कौन सा वाला हिस्सा, मैं समझा रही हूँ, पानी का आयतन, यानी ये वाला जो हिस्सा बच गया है, ये वाला जो हिस्सा बच गया है 4 भाग में, उसे हमें उसमें पानी तो भरा ही रहेगा, तो उसका हमें आयतन निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक लगा सकते हैं कि शेष बचे पानी का आयतन हम कैसे निकालेंगे। अगर हम क्या करें, इस पूरे बेलन के आयतन से अगर हम इस ठोस के आयतन को माइनस कर दे, पूरे बेलन के आयतन से इस ठोस के आयतन को अगर हम माइनस कर दे तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा कि नहीं? ये वाला हिस्सा बच जाएगा, जो कि हमें निकालना है शेष बचे पानी के आयतन के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब ठोस के आयतन में क्या क्या सम्मिलित है, उस ठोस के आयतन में कौन कौन सा आयतन जोड़ा गया है। इस ठोस के आयतन में हमें शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दिख रहा है, यानी शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़कर अगर हम इस पूरे बेलन के आयतन से माइनस कर दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी शेष बचे पानी का आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से लिख लेना, मेरा यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे सीधा सीधी फॉर्मूला, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। ठीक है, हम लोगों ने बैठा दिया है सूत्र। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1 माइनस 3 पाई स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो हमारा ब्रैकेट में है, इसको अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर निकाले तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब माइनस के साथ प्लस 2/3 पाई आर क्यूब को गुना करेंगे तो माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग इनके बीच ले लेंगे कॉमन।
कॉमन लेंगे तो आसानी से हमारा जो सॉल्यूशन है वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई पाई पाई, तो कॉमन में क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। यहाँ भी है आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब है तो आर स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या बच गया, एच बच गया -1/3 और यहाँ पे बच गया है एच -2/3 है और यहाँ पे एक आर है 2/3 और यहाँ पे एक आर है। अब बैठाते हैं हम मान, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए सबका आर तो सेम है, बेलन का आर भी 60 है, बेलन का आर भी यहाँ पे 60 है और अर्धगोले शंकु का आर भी 60 है। तो 60 का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 22 इंटू 3600, यहाँ पे पाई/7 हो जाएगा। ठीक है, एच, ये एच किसका है, ये एच है बेलन का, तो बेलन का एच कितना है 180, बेलन का एच है 180 -1/3। फिर यहाँ पे एच है, ये एच है यहाँ, ये एच है इसका है ना, ये एच है शंकु का, तो शंकु का एच कितना था 120, तो इंटू 120 -2/3, आर तो सबका सेम था, कितना था आर बराबर कितना था 60, तो 60 हो गया। अब विभाजित करते हैं यहाँ पे, तो विभाजित करेंगे, ठीक है, विभाजित करेंगे तो यहाँ पे विभाजित कर सकते हैं 3 × 12 0, यहाँ पे भी विभाजित हो जाएगा 20। तो 22 और 36 को अगर गुना करते हैं, 22 और 36 को अगर गुना किया जाए 792 और 2 0/7, और यहाँ पे देखिए 180 -40 -20, देखिए यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, 180 है माइनस है 40 माइनस है 20 इंटू 2, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, तो -40 हो जाएगा -80, -80 180 से -80 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 100, तो 100, ठीक है। तो 792 और 1 0 और यहाँ का इसका 4 0/7 आ गया। तो क्या कहा गया था, देखिए कहा गया था कि इसका सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, यानी आंसर जो निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकलेगा, लेकिन हमें तो मीटर क्यूब में आंसर निकलना है। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मीटर में कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, फिर मैं यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कैसे, इस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको हमें मीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब को हमें मीटर क्यूब में चेंज करना है। कैसे करेंगे, कितना है 7 और 4 0 है ना, 1 2 3 4/7। तो अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है यानी 3 सेंटीमीटर है, यानी हमें 100 को 3 बार गुना करना पड़ेगा और यहाँ हम भागा देंगे। तो ये 0 कट गया, 2 0 2 0 2 0 कट गया, यानी 792 और यहाँ पे पॉइंट बच जाएगा। 100 को अगर 792 से भागा दे और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 1 7.1 और यहाँ पे कितना बचाएगा 22, तो 7 3 21, तो 1.13 मीटर क्यूब, ठीक है।
ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया और यहाँ पे 1.13 मीटर क्यूब में आंसर आया। यानी क्वेश्चन में कहा गया था कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला हिस्सा हमें ज्ञात करना था। यानी उस बेलन में इस ठोस को डाल दिया गया था। मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर कोई हम किसी आकृति को डालते हैं। मान लीजिए एक बेलना आकार का बाल्टी है आपके पास, उसमें आप अर्धगोले आकार का कुछ, मान लीजिए गोले आकार का एक फुटबॉल डाल देते हैं, तो फुटबॉल तो अपना एरिया कवर करेगा और बचेगा कितना पानी का जगह, शेष बचे पानी की जगह कितना बचेगा, यानी शेष बचे पानी का आयतन कितना बचेगा। तो यहाँ पे आ चुका है 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, ये बन गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप समझ में आ चुका होगा, बहुत इजीली तरीके से था समझाया मैंने जितना हो सके। आई होप समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी देख लेते हैं जल्दी से एंड ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आकृति बना दिया है, मेजरमेंट में लिख दिया है। चलिए मैं समझाती हूँ। पहले एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये एक बर्तन है, गोले के आकार का है और इसका जो गला है वो बेलनाकार का है। ठीक है, गर्दन जो है उसके बेलन के आकार की, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। यानी ये जो गला है जो कि बेलन के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन अतिरिक्त मापन है। पाई बराबर यहाँ पे 3.14 लेना है। यानी एक बच्चे ने इसका आयतन निकाला, इस बर्तन का आयतन निकाला और उसका आयतन का आंसर निकला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जांचना है कि उसका उत्तर सही है या नहीं, यानी उसका आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है हमें भी आयतन ही निकालना है, इस बर्तन का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग बर्तन का आयतन बराबर। अब इस पूरे बर्तन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर इस गोला का आयतन निकालना पड़ेगा और दोनों को अगर जोड़ देंगे 345 आता है तो उस बच्चे का आंसर सही है, अगर नहीं आता है तो उस बच्चे का आंसर गलत है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, तभी इस पूरे बर्तन का आयतन निकल के आ जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब भी होता है ना, हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सीधा सीधे मान बैठाते हैं, कुछ तो ज्यादा करना नहीं है। आर, इसका आर क्या है गोले का, इसका आर है 4.25 का क्यूब प्लस पाई हो जाएगा यहाँ पे 3.14। इसको आप लोग कॉमन भी ले सकते थे पाई को, या फिर नहीं भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आर बेलन का आर क्या था 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना था 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो गया काम। तो यहाँ पे 4/3 इंटू 3.14 है और यहाँ पे 4.25 का होल क्यूब है। तो 4.25 का होल क्यूब कितना आ जा रहा है
76.7656 इसका होल क्यूब इंटू 3.14 इंटू 4/3 प्लस 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा 1 को 8 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 8 को फिर 3.14 के साथ गुना करके देखते हैं तो 8 चले हो जाएगा 32, 2 3 8 1 8 9 10 11 1 8 5 24 25 तो यहाँ पे बैठ जाएगा दशमलव। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको 4 को 3.14 से गुना करते हैं और 76.765 के साथ गुना करके देखते हैं और इसको भागा 3 भी करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 4 को 3.14 के साथ गुना करते हैं, फिर उसको 76.765 के साथ गुना करते हैं, फिर उसको 3 के साथ भागा देते हैं तो आ जाता है आंसर 321.392 और यहाँ पे है 25.12। इतना ही आंसर आ रहा है ना कि 321.392 प्लस 2 यहाँ पे 321.392 तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर निकल के आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो बच्चे ने आंसर निकाला था उस बच्चे का इस बर्तन के लिए आयतन उसने निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी उसका आंसर जो था वो गलत था। 345 सेंटीमीटर से हम लोग का यहाँ पे ज्यादा उसका आयतन आ रहा है, यानी उस बच्चे ने जो आयतन निकाला था उसका आंसर वो बिल्कुल ही गलत था। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन का उत्तर बिल्कुल ही गलत था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे ही एक्सरसाइज 13.2 समाप्त होता है। सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके देख लिए। ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो आयतन, बेलन, अर्धगोला, गोला, घन, फिर शंकु, ये सबके आयतन के ऊपर बेस्ड था। सबका सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना लगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलना।